ठीक हो। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। बहुत दिन हो गए थे आपसे मुलाकात किए हुए, तो आज को बनाते हैं कुछ अच्छा और बेहतरीन। ठीक है, चलिए। तो आपको याद होगा हम लोगों ने मैथ में पिछला चैप्टर अवकलन पढ़ लिया था। ठीक है, अवकलन पढ़ लिया था, मतलब अवकलज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह सब समझ करके अवकलन पढ़ लिया था। अब जस्ट उसी के आगे हम शुरुआत करने वाले हैं। अगला चैप्टर आपको पता ही है, अवकलन के अनुप्रयोग है। अवकलन का अनुप्रयोग चैप्टर का नाम क्या है? अवकलन का अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज से इस चैप्टर की शुरुआत है, आज से आपके मैथ की भी शुरुआत है। बहुत दिनों से क्लास रुका हुआ था, सब स्टूडियो वगैरह सेटअप करने में, सब मैनेज करने में समय लग गया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूँगा और मुझे गिल्ट भी लग रहा है कि नहीं, अब मैं शुरुआत किया था, बीच में आपको रोक दिया। और ठीक है, फिर से शुरू करते हैं, जहाँ थे वहीं से शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा होता है। तो शुरुआत है आज से, और आज से हम कंटिन्यू अपना वीडियो शुरू करेंगे। और सभी सब्जेक्ट के, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, फिजिक्स और मैथ तो पढ़ ही रहे थे आप। ठीक है, अब केमिस्ट्री भी आपको इस चैनल पे सभी स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्ट के सभी क्लासेज के आपको केमिस्ट्री के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज का। अवकलन का अनुप्रयोग, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है आपके दैनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि कहा ही नहीं जा सकता कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ के देखेंगे कि आप आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं सिर्फ इसी से रिलेटेड है, इसी से। ये मैथ का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, आपके जीवन को भी चलाने का एक जरिया बन जाता है ये चैप्टर। ठीक है, और फिजिक्स भी आप पढ़ते होंगे, फिजिक्स में भी इसका इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप याद होगा, हम निकालते हैं वेग, याद है? वेग निकालते हैं, भी एक वेग होता है। तो वेग कैसे आता है, तो वेग निकालते कैसे हैं? तो हम कहते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा हम कहते हैं। तो कहते हैं कि विस्थापन मतलब यस, डिस्टेंस के लिए यस कर लेते हैं। और समय के साथ जब हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, मतलब समय के साथ डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वो आपका आ जाता है क्या? वेग आ जाता है। समझ में आ रहा है? वेग आ जाता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, त्वरण निकालते हैं। आपको याद होगा, त्वरण भी फिजिक्स में पढ़ते हैं। त्वरण ए बराबर, तो कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इसको कैसे लिखते हैं? डी भी अपान डी टी, मतलब समय के साथ इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ ये क्या बता रहा है, ये छोटा सा डी जो आगे है, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो दिख रहा है ना, ये डी और डी आगे छोटा सा, ये छोटे से परिवर्तन को बताता है। ये जो डी है, चाहे डी एक्स चाहे कुछ भी ले लीजिए, तो ये डी एक्स मान लो, सपोज दैट ले लिया, तो ये क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस है, यक्स क्या है? डिस्टेंस है, और उसमें परिवर्तन को दिखा रहा है डी यक्स। मतलब छोटा सा परिवर्तन अगर कभी भी हो जाता है कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, ये न कि दूरी में ही नहीं, कहीं वेग में भी छोटा सा परिवर्तन या त्वरण में भी छोटा सा परिवर्तन, तो उसको हम डी भी से लिखते हैं, या डी एक्स से, या डी ए से लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटे से अंतराल को बताने के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम डेल्टा का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करके याद होगा आपको, डेल्टा का भी इस्तेमाल करते हैं छोटे से अंतराल को बताने के लिए। ठीक है, तो सेम वही कहानी है। यहाँ पे हम देखो जरा, तो कुछ आपका कहानी याद आ रही है? डिफ्रेंसिएशन में हम पढ़ रहे थे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वी बाई डी टी, यहाँ पे देखो वहां पे यक्स था, यहाँ पे क्या है? टी है। तो वहां सेम कहानी दिख रही होगी, वैसे यहाँ पे दिखती थी ना कि डी वाई बाई डी एक्स। देखो
तो ये जो फंक्शन हुआ करता था इसको हम यक्स के सापेक्ष क्या करते थे, अवकलन करते थे या डिफरेंशिएशन करते थे, तो हम इसको ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे सेम वही कहानी, अगर मैं कहूँ इसको कि y जो फंक्शन y है, y का अवकलन किया गया है यक्स के सापेक्ष, तो क्या यहाँ पे सेम उसी तरीके से दिख रहा है? तो हमने ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी मतलब वेग का अवकलन किया गया है t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। ठीक है, तो हम सेम कहानी है डिफरेंशिएशन का यूज करके बहुत सारे राशियों को उनके समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है उसको देखेंगे। जैसे कि अभी बताया मैंने, वेग में समय के साथ परिवर्तन हुआ तो त्वरण कहा जाता है। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं, उसे वेग कह देते हैं। जो यही परिवर्तन को हम कैसे लिखते हैं, तो इस फॉर्म में लिखते हैं। और जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अवकलन का प्रयोग मिला कि नहीं इस चित्र में, अवकलन का प्रयोग मिला। ठीक है, तो यही है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, इसमें 3-4 चैप्टर पढ़ने हैं। आगे के जो इतने भी 5-6 चैप्टर आएंगे सभी क्या है, अवकलन के अनुप्रयोग पे है। जैसे कि आपको उचिष्ट और निम्निष्ट पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। जैसे अब मैं बताता हूँ मैक्सिमा मिनिमा बेसिकली कैसे पढ़ते हैं। ये मान लेते हैं ग्राफ है, कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे है, तो ग्राफ का जो ये फंक्शन है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पे ये एकदम निम्न पॉइंट पे होगा, निम्न बिंदु पे ये ग्राफ होगा। तो इस बिंदु को हम निकालेंगे निम्न उचिष्ट या निम्निष्ट कहते हैं, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, निम्निष्ट कहेंगे या मिनिमम कहेंगे, मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ग्राफ का ये सबसे निचला पॉइंट है, तो इसको कहेंगे मिनिमा। मिनिमा इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निम्निष्ट बोलते हैं, निम्निष्ट। ये कहीं ना कहीं इसका सबसे उच्चतम बिंदु भी कहीं ना कहीं मिलेगा, तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे। और इसके हिंदी में क्या बोल देते हैं, उच्चिष्ट बोल देते हैं, उच्चिष्ट। आगे हम पढ़ने वाले हैं सबको उच्चिष्ट। आगे हम सबके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, सब चीज़ सीखेंगे, एक एक चीज़। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आपका चीज़ छूट जाएगा। बेसिकली एनसीईआरटी ही बेस मानी जाती है हर एग्जाम के लिए, हर चीज़ के लिए एनसीईआरटी बेस मानी जाती है। इवन आपके गवर्नमेंट ने भी यही सब किताबों को चला रखा है कि एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, तो एनसीईआरटी तो करना जरूरी है। उसके साथ में हम अलग अलग सवालें भी लेकर आएंगे जो एनसीईआरटी से बाहर की है। ठीक है, जो अदर बुक्स में दी गई है, जैसे कि आपकी सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है मैथ के लिए तो आर डी शर्मा की बुक मानी जाती है। तो आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस भी ले आकर के यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे कि सिर्फ हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से आपके पास एक्सपीरियंस कम होगा एंड नॉलेज मतलब थोड़ा सा कम रह पाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हर चीज़ वो मिलेगा जो आपको ज़रूरत है, और आपको सवाल करते करते फार्मूला याद हो जाएगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करेंगे, ज़्यादा लेकर आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। तो अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। जैसे मैंने बताया कि इसमें एक उचित मैक्सिमा मिनिमा दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते हैं। चलो कुछ बातें मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, पहला पढ़ना है राशियों में परिवर्तन, भौतिक राशियों में परिवर्तन। राशियों में परिवर्तन लिख देते हैं, राशियों में परिवर्तन, राशियों में परिवर्तन। ठीक है, इसमें राशियों में परिवर्तन मतलब बहुत राशियां तो आप जानते ही हैं, भौतिक राशियां बहुत सारी होती हैं। हाँ, भौतिक राशियां बहुत सारी होती हैं, उनके प्रकार होते हैं कितने, मूल राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां में तो गिनती ही नहीं है कितनी राशियां होती हैं, उनके मात्रक भी होते हैं। तो उन राशियों में कैसे परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद वो क्या बन जाती हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। जैसे अभी मैंने जो बताया आपको ना, ये वेग में परिवर्तन हुआ समय के साथ, तो हम कह देते हैं कि सॉरी, वेग में परिवर्तन हो जाता है समय के साथ, तो हम कह देते हैं कि त्वरण हो गया। लेकिन पहले वेग था, उसको समय के साथ परिवर्तन हुआ। ठीक है, समय के साथ परिवर्तन हुआ तो त्वरण हो गया, यही बात है। देखो ये क्या है, भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसमें परिवर्तन हुआ, तो यही पढ़ना है हमको इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चलो दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपको। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है सन्निकटन मतलब अप्रोक्सीमेशन,
अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। मतलब कोई भी राशि, कोई भी मान दिया गया, उसका बहुत करीबी मान क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर देखिए क्या है, उचिष्ट, उचिष्ट, निम्निष्ट, निम्निष्ट, उचिष्ट, निम्निष्ट, ठीक है। चौथा चैप्टर आप देख लीजिए, चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है, रुकिए मैं किताब से ही बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी है, आप सभी के पास होगी, ठीक है। देखिए चौथा चैप्टर है आपका स्पर्श, वर्धमान और ह्रासमान फलन, वर्धमान, वर्धमान और ह्रासमान फलन, ठीक है। पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना है, पांचवा चैप्टर है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, अभिलंब। ये सभी चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, आगे के चैप्टरों में, आगे के एक्सरसाइज में पढ़ना है, आगे के वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर किस पे बेस्ड हैं, इसी बेस्ड हैं, अवकलन के अनुप्रयोग पे ही बेस्ड हैं सब, ठीक है। इसी का प्रयोग करके हम इन सब चैप्टरों को सीखने वाले हैं। तो आप जानते हैं जब इसका प्रयोग हम करने वाले हैं तो आपको पता होगा कि अवकलन के जितने भी फार्मूले हैं उनको लर्न रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन मतलब कैसे हम यूज करते हैं, सब चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज करके रखे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको अवकलन का अनुप्रयोग ही नहीं, जो आप भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं, जैसे आप चैप्टर क्लास 10th में या 11th में पढ़े होंगे, चैप्टर का नाम है क्या, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति पढ़ता है ना, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले हैं सबको आपको लर्न रखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, उनके मानों में, क्षेत्रफल में कैसे परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या में कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। सभी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए और उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। याद नहीं रहेगा तो मैं साइड में लिखवा भी दिया करूँगा, वहाँ से आप याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें क्या रहें, आपको याद रहें, ठीक है। तो बात समझ आई, अवकलन का अनुप्रयोग बहुत जगहों पे इस्तेमाल है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल है, मैथ में तो ये है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहला चैप्टर अपना शुरू करते हैं, राशियों में परिवर्तन, ठीक है। बाकी सब बारी बारी से हम देखते रहेंगे। और राशियों में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे कि क्षेत्रफल में कैसे परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल क्या है, भौतिक राशि है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ तो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है उसका परिवर्तन, क्षेत्रफल किन किन बातों पर निर्भर कर, कभी कभी ऐसे कर देता है कि क्षेत्रफल जो है, मान लीजिए कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, तो कहता है कि ये वृत्त छोटा हो गया, मान लो सपोज रेट छोटा हो गया, छोटा वृत्त बना दिए, तो ये छोटा वृत्त बना दिया, तो इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, छोटी होंगी। तो देख रहे हैं त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा हम इसको कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या मतलब r के सापेक्ष। तो ये देखो जरा, तो क्या हम अवकलन की तरह दिख रहा है, अवकलन की तरह दिख रहा है। और क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किन किन बातों के, किन किन बात, क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है और समय पे भी तो निर्भर करेगा, क्यों नहीं। अभी मान लीजिए सपोज डेट की, अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए एक पानी है, तालाब है, तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं तो देखते हैं हम क्या होता है, पहले छोटा सा एक सर्कल बनता है, पहले बहुत पास में छोटा सा, जब जहाँ पत्थर गिराएंगे वहाँ पे एक छोटा सर्कल बनेगा, फिर कुछ समय के बाद फिर थोड़ा देखेंगे तो दूर थोड़ा सा सर्कल बन जाता है, फिर ऐसे सर्कल बनते 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 बहुत सारे सर्कल बन जाते हैं और वो सर्कल जाकर के किनारे पे एकदम खत्म हो जाता है ना। तो हम देखते हैं कि सर्कल मतलब वृत्त में परिवर्तन हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष,
तो हम कहेंगे कि दो लोगों के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? तो हम कहेंगे कि समय के साथ तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो ही रहा है। भाई समय के साथ क्यों नहीं हो रहा है? देखो मान लो सपोज दैट यहाँ पे हम पत्थर को फेंके एक तालाब में, तो पहले छोटा सा वृत्त था, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो समय के साथ ना हुआ। अभी उसी समय पे सेम वृत्त थोड़ी ना रहेगा, तो समय के साथ ये बड़ा वृत्त बना, फिर समय के साथ बड़ा वृत्त बना, फिर समय के साथ बड़ा वृत्त, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा कि नहीं? बड़ा वृत्त होगा तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसको समय के साथ परिवर्तन कहा जाएगा, क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन कहा गया। ठीक है, वैसे ही एक कहानी और समझते हैं। ये एक और किसी और के सापेक्ष भी ये परिवर्तन कर रहा है। मतलब अगर त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो देखेंगे कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा। कैसे? कहेंगे कि भाई देखिए त्रिज्या स्टार्टिंग टाइम में जब पत्थर को हम फेंके थे तो त्रिज्या क्या थी? बहुत ही छोटी थी, मतलब r बराबर बहुत कम था। तो फिर उसके बाद समय के साथ क्या हुआ? त्रिज्या बढ़ी, त्रिज्या बढ़ गई तो क्षेत्रफल बढ़ गया कि नहीं? फिर त्रिज्या बढ़ गई तो क्षेत्रफल फिर बढ़ गया, फिर त्रिज्या बढ़ेगी तो फिर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल किस पे निर्भर कर रहा है? त्रिज्या पे भी निर्भर कर रहा है कि नहीं? जैसे समय पे निर्भर कर रहा है तो वहां त्रिज्या पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्षेत्रफल एक और व्यक्ति पे निर्भर करेगा, किस पे? त्रिज्या पे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष? यहाँ से बताओ किसके सापेक्ष? तो r के सापेक्ष। r मतलब त्रिज्या के सापेक्ष, वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हुआ। और बताओ यहाँ पे देखेंगे तो किसके सापेक्ष हो रहा है? यहाँ पे dA/dt। तो यहाँ पे देखेंगे तो समय के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष हुआ था, रेडियस के सापेक्ष, और यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है? और यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, तो यही सब परिवर्तन भौतिक राशियों में कैसे होते हैं, इनको सवाल द्वारा हम समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन ऐसी सवालों को हम बनाएंगे और एग्जाम्स में कैसे हम लिखेंगे, उन सभी तौर तरीकों को समझने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इतनी कहानी समझ में आई होगी आपको बखूबी। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, एक सवाल समझते हैं। आपकी किताब से ही सवाल ले लेता हूं मैं। चलिए, बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, राशियों में परिवर्तन की दर देखिए, आपको हमेशा याद रखना है ds/dt। हमारा तात्पर्य यह है कि समय अंतराल t के सापेक्ष यश में परिवर्तन है। वही मैंने बताया जो कि यहाँ पे t दिख रहा है तो समय के साथ परिवर्तन है, r दिख रहा है तो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन है। ठीक है, तो लिखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लिखना बता देते हैं आपको, कैसे लिखते हैं ना। थोड़ा सा लिख देते हैं भौतिक राशियों में परिवर्तन। राशियों में परिवर्तन ठीक है। तो अगर मैं एक फंक्शन मान लूँ, f(x) एक फंक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, y बराबर f(x) एक फंक्शन है। ठीक है, y बराबर f(x) एक फंक्शन है। अगर हम इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट, मतलब इसको हम dy/dt लिख रहे हैं, तो ये इससे ये क्या पता चल रहा है? dy/dt लिख रहे हैं तो फंक्शन f' आएगा एक बार अवकलन। मतलब इससे क्या पता चला? y का t के सापेक्ष क्या किया गया? अवकलन किया गया है। तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि फलन y या फंक्शन y का समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। परिवर्तन की दर, ये क्या बता रहा है? t के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है? ये जो फंक्शन दिया गया उसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे एक गोला ले लेते हैं। सपोज एक गोला मैंने ले लिया। ठीक है, गोला समझ रहे होंगे, वृत्त और गोला में फर्क होता है। एक गोला ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो इसका वॉल्यूम जो होगा v होगा, इसका वॉल्यूम v होगा, आयतन इसका v है। ठीक,
इसका मान लेते हैं आयतन भी है। तो गोले का आयतन आयतन कितना है, गोले का आयतन भी है। ठीक है, अगर इसके आयतन में समय के साथ परिवर्तन किया जाएगा तो इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे कि dv बटा dt। ठीक है, dv बटा dt। तो ये किस क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि आयतन आयतन v में समय t के सापेक्ष परिवर्तन, ये क्या बता रहा है, परिवर्तन की दर है। ये क्या बता रहा है कि आयतन v में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मतलब ये क्या बताता है, परिवर्तन की दर। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, गोला में क्या हम इसके रेडियस को बढ़ाएंगे तो गोला का आयतन बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इसके रेडियस को जब बड़ा करेंगे, त्रिज्या को जब बड़ा करेंगे तो गोला और बड़ा हो जाएगा, तो और बड़ा होगा तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और उसका आयतन भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लो सपोजेड आयतन परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो हम डी भी बटा डी आर लिखते हैं। तो ये इसको कैसे लिखेंगे आप, इसका मतलब क्या समझ रहे होंगे आप, बता रहे हैं, बताएंगे, कहेंगे कि आयतन आयतन भी में, चाहे भी का त्रिज्या आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर को बता रहा है। ठीक है, परिवर्तन की दर को बता रहा है। परिवर्तन की दर को इस चैप्टर में हम बहुत सारी राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सवाल के थ्रू हम उन राशियों को लेकर आएंगे सामने आपके, और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट फ्री एंड कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, और वो भी हमेशा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, वो भी हमेशा पढ़ाएंगे जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, और अपने दोस्तों को बस ले आइए यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ने के लिए, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज में कुछ देखते हैं सवालों को, और इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइड में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन देख लेंगे, या एक आध दो क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप साइड में क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्यूशन मैं कराता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम क्वेश्चन लिखे 5 मिनट, फिर उसके बाद उसको हल करें, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ना। तो इन सबों को हम क्या करेंगे, अपने लिए बचाएंगे, तो कुछ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम करेंगे। ठीक है, एक सवाल देखते हैं। चलिए, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। लिखिए, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। अच्छा, ये देखो जरा, घन का आयतन, आयतन बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ बढ़ रहा है। मतलब इसमें ये, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ मात्रक से भी पता कर सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन हुआ है, किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। यहाँ पे सेकंड दिया गया है तो मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है। कभी कभी यहाँ पे दे देगा सेमी दे देगा, तो आप समझ जाएंगे त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है, या दूरी के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है। मात्रक से भी आप चीजों को पकड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, कि दर से बढ़ रहा है। ओके, बढ़ रहा है।
यदि इसके कोर की लंबाइयां यदि इसके कोर की लंबाइयां यदि इसके कोर की लंबाइयां इसके कोर की लंबाइयां 10 सेमी है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक दो क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे और फिर उसके बाद कुछ चीज़ों को स्किप करते जाएंगे क्योंकि बहुत छोटी बात रहेंगी वो सब चीज़ें। ठीक है अच्छा चलो, तो लगाते हैं इसको। घन का आयतन कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है? किस दर से बढ़ रहा है? इतना सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है, जरा बताओ आयतन बढ़ेगा। आयतन मान लो सपोज दैट ऐसे एक क्या है, ये घन है। घन जानते हैं कैसे बनता है? घन की आकृतियां कुछ ऐसे होती हैं। आप लूडो खेले होंगे। लूडो में जो आपका पासा होता है ना, जिसमें 6 और 6 से लेकर 0 से नहीं सॉरी 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स लिखे रहते हैं, है ना, उसे कहते हैं पासा। ओके चलो, ये घन है। सपोज दैट मान लो ये घन है। मैं आपको चाक का डिब्बा लाता हूँ, तो रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ी आकृति घनाभ की है, लेकिन इमेजिन करेंगे कि ये घन है। अगर ये घन है तो जब इसके आयतन में वृद्धि होगी, तो ये बड़ा होगा कि नहीं? बड़ा होगा। अब बताओ, अभी घन का क्षेत्रफल जो भी है, अब जब इसका आयतन बढ़ेगा तो क्या इसके क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी होगी? क्या? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आयतन जब बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। जब सब कुछ बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसी चीज को हम क्या करने हैं, काउंट करना है कि क्षेत्रफल में कैसे वृद्धि हो रही है आयतन बढ़ने के कारण। तो यहाँ पे कुछ सवालों को हम समझेंगे आराम से, इत्मीनान से, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कि देखो, ये कह रहा है कि आयतन में वृद्धि हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि आयतन क्या है, उस आयतन, घन का आयतन माना। पहले तो हम देखो, अब घन की आयतन की बात कर रहा है ना, तो कौन चीज हम मानेंगे, कौन चीज को लिखेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? घन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? घन में सबसे छोटी इकाई क्या होगी? किनारा होता है। किनारा मतलब लंबाई, जो उसकी लंबाई चौड़ाई तो सब बराबर ही होती है, तो हम कहते हैं किनारा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो माना घन का किनारा यक्स है। घन का किनारा यक्स है, मतलब किनारा कहने का मतलब है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगी, तो हम उसको किनारा कर देते हैं। घन में ये सब क्या है? घन का ये वाला भाग ये क्या है? एड्ज जिसको एज बोलते हैं आप लोग, तो ये किनारा है। ठीक है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है। तो ये सभी तो लंबाई है ना, इन्हीं की वजह से ना बना है ये घन। तो ये सभी किनारे हैं, तो किनारे को हमने मान लिया क्या? यक्स। ठीक है, अब बताओ, जो इसका आयतन होगा तो हम मान लेते हैं आयतन क्या है? v है। आयतन v है। तो ये क्या चीज दिया गया है? आयतन में परिवर्तन दिया गया। क्या दिया गया है? आयतन में परिवर्तन। तो dv/dt दिया गया है। कितना दिया गया भाई? समय के साथ परिवर्तन दिया गया है। कितना दिया गया है? 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, मतलब इतना आयतन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इतना आयतन में परिवर्तन हो रहा है। चलिए अब लिखते हैं। चलिए बताइए जरा, तो घन का आयतन क्या होगा? ये तो परिवर्तन है, आयतन नहीं है, ये परिवर्तन है। आयतन में परिवर्तन है, आयतन तो अभी हम निकालेंगे। अब बताओ, अगर हम
किसी किसी घन के एक कोर की लंबाई हम कह देते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा बताओ मुझे। ठीक है, तो आप जानते हो आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब मतलब भुजा या कहिए कोर कहिए चाहे किनारा कहिए, उसका क्यूब होता है। तो क्यूब, तो बताओ 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये इसका आयतन, ये इसका आयतन। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, कुछ समय के बाद इसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर परिवर्तन करने का मतलब है, अगर अगला सेकंड में क्या हो जाए, ये 10 हो जाए, अगला सेकंड में फिर 15 हो जाए, 20 हो जाए, मतलब उसका परिवर्तन। तो देखो ये 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो जा रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। मतलब अगर मान लो सपोज दैट अभी 8 है, तो अगले वाले सेकंड में क्या हो जाएगा, 9 जोड़ दो में कितना हो जाएगा, 17। फिर उसके बाद अगले अगले 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 17 में फिर 9 जोड़ दो, उतना हो जाएगा। मतलब ऐसे परिवर्तन होता जा रहा है, ऐसे परिवर्तन होता जा रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अब करो, तो पहले घन का आयतन पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद परिवर्तन देखेंगे कितना आ रहा है। घन का आयतन भी बराबर, अच्छा घन का आयतन कितना होता है जी, तो हम कहेंगे कि भुजा क्यूब। तो भुजा हम कितना माने हैं, किनारा कितना माने हैं, यक्स माने हैं, तो यक्स का क्यूब। ठीक है, अब समय के साथ हम इसमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन करते हैं, समय के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष क्या करेंगे, समय है टी के सापेक्ष हम करेंगे, क्योंकि समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो हम टी के सापेक्ष क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अगर हमसे कहेगा कि त्रिज्या के सापेक्ष करना है चाहे किनारे के सापेक्ष करना है, तो उनके सापेक्ष करेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। चलो अभी तो कह रहा है कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ मतलब dv बटा dt, इसमें परिवर्तन कर दिया मैंने। अब बताओ, अब इसका बताओ तो एक बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ, बता सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा कि 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। भाई टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस यक्स का भी तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो यहां से निकालो जरा, तो डी वी बटा डी टी इक्वल टू 3। अब देखो भाई किनारा इसमें बदल दिया है, कह रहा है कि कोर की लंबाई, हमने कोर कितना माना हुआ है, यक्स माना हुआ है, तो कोर की लंबाई दी है 10। तो क्या हम यक्स की जगह पे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किनारा आपको दिया गया है यक्स बराबर 10 सेमी। तो यहाँ पे लिखो जरा यक्स, तो 10 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि यक्स का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कर दिया तो 100 आ जाएगा, गुणे डी एक्स अपन डी टी। ठीक है, अब यहाँ से अच्छा इसका भी मान दिया गया है, किसका मान, इसका मान दिया गया है डी वी बटा डी टी। देखो यहाँ से डी वी बटा डी टी 9 हो गया, 9। ठीक है, तो यहाँ से निकालो जरा, अब देखेंगे तो ये इधर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स अपन डी टी निकालो, तो डी एक्स अपन डी टी, तो ये 3/100 आ जाएगा। ठीक है, सेमी प्रति सेकंड। मतलब कोर में परिवर्तन कितना हो रहा है, जब कोर में परिवर्तन हम निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकाल लेंगे। आओ यार, घन का क्षेत्रफल, कोई मुझे बताए घन का क्षेत्रफल यस बराबर क्या होगा। घन का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, घन का क्षेत्रफल क्या होता है सर, श्रीचंद सर बताइए, घन का क्षेत्रफल क्या होता है। नहीं, वो तो आयतन होता है ना, 6a स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए समय के साथ, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो करिए डी एस बटा डी टी इक्वल टू, इसका करेंगे तो 6 तो है इंटू 2 यक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स अपन डी टी। ठीक है, डी एस बटा डी टी बराबर 6 इंटू 2, यक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 दिया गया था, 10 रख लीजिए, और डी एक्स अपन डी टी का मान निकाले हैं, देखिए डी एक्स अपन डी टी का मान निकाले हैं 3/100। ओके, यहाँ से सॉल्व करो जरा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या मिल जाएगा आपको, तो ये करेंगे तो 100 से कट जाएगा 10 टाइम में, ये 10 से कट जाएगा 100 10 टाइम में। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 36 बटा 10, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3.6। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ गया भाई, तो हम कहेंगे कि 3.6 सेमी स्क्वायर प्रति
सेकेंड। तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, कह देंगे कि 3.6 सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रफल में, 1.3 सेंटीमीटर। सपोज डेट कि इसका क्षेत्रफल हम कर लेते हैं 12, मान लो, अच्छा यहाँ से देखें तो अगर मान लो कोर हम ले लेते हैं कितना 2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा, तो मतलब 24 आ गया। तो बताओ अगला सेकेंड में फिर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इतना जोड़ दो, कितना परिवर्तन हो रहा है, हर बार कितना परिवर्तन हो रहा है, 3.6, तो में जोड़ दो 3.6, 3.6 जोड़ दो, कितना आ जाए, अगले बार में कितना, अगले सेकंड कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अगले सेकंड क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 27.6 सेमी स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। फिर अगले सेकंड कितना होगा, अगले सेकंड कितना होगा, अगले सेकंड, ऐसे करके हम बहुत सारा आगे तक परिवर्तन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो तो समझ में आ रहा है अवकलन का कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, मतलब आगे दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। एक सवाल तो हम समझ लिए ऐसे। ठीक है, आगे एक सवाल और समझते हैं, एक सवाल और समझते हैं। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, मैं आपको लिखता हूं और ध्यान से समझेंगे, इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो मैं सवाल लिखता हूं इधर, क्वेश्चन नंबर 2। चलो किताब से ही सवाल है, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की दर, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जबकि, जबकि त्रिज्या r बराबर 5 सेमी है, जबकि इसकी त्रिज्या 5 सेमी। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। चलो, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब क्या आपसे पूछ रहा है, कहेंगे कि पूछ रहा है dA बटा किसके सापेक्ष, dr के सापेक्ष, r के सापेक्ष। देखो ये त्रिज्या के सापेक्ष का है, किसके सापेक्ष का है, त्रिज्या के सापेक्ष, तो dA बटा dr करेंगे क्योंकि किसके सापेक्ष का है, त्रिज्या के सापेक्ष का है, तो त्रिज्या के सापेक्ष हमने इसको लिख दिया। ये चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लिख मानते हैं क्या, पहले अच्छा वृत्त में सबसे छोटी चीज क्या होगी, त्रिज्या होगी, सबसे छोटी चीज क्या मानी जाती है, त्रिज्या मानी जाती है। तो वृत्त की, वृत्त रुकिए 5 मिनट आ जाएगी शायद, सब सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, चमक रहा है बस में यहाँ पे। अच्छा चलिए, तो वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या, की त्रिज्या r। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं, बचपन में ही सीखे होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर। चलो, तो इस क्षेत्रफल का हम किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो त्रिज्या के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहा है कि परिवर्तन किसके सापेक्ष निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष, इसलिए हम इसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। चलो, तो dA अपन dr बराबर, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू r, 2 पाई इंटू r। ठीक है, अब बताओ 2 तो मान रहेगा ही, पाई का मान तो आप लिख लेंगे, चाहे तो जो मन करते वो रख लीजिए, 22/7 रख लीजिए, या 3.14 रख लीजिए, या
अच्छा आर का मान बताओ, तुमको दिया गया है आर का मान कितना दिया गया है, त्रिज्या देखो वहां पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखो जरा तो 5 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 10 पाई। इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है जी 10 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा सॉरी 10 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सवालों को सॉल्व करेंगे। अब आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे मेन चीज़, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट सभी सब्जेक्ट के मैथ और साइंस मतलब सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ये बात ठीक है। चलिए तो ठीक है, बाय बाय।